आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या कहता है कि एक बॉडी का मोमेंटम किस हिसाब से चेंज हो रहा है, किस गति से चेंज हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि उस पर फोर्स कितनी लग रही है। जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी उसी हिसाब से उसका मोमेंटम चेंज होगा, उसी गति से उसका मोमेंटम चेंज होगा। ये इसका स्टेटमेंट कह रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम मैथमेटिकली लिखते हैं एम वी माइनस यू अपॉन टी, कि एक बॉडी का मास एम है और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी थी वी, और कुछ टाइम उसे लगा वो वेलोसिटी चेंज होने में। तो दैट मीन्स उसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वी माइनस यू अपॉन टी, कि मीन्स जितनी आप फोर्स लगा रहे हो उतना उसका मोमेंटम चेंज होगा, उस हिसाब से उसका मोमेंटम चेंज होगा। अब यहाँ पे एम हमारे पास उस बॉडी का मास है, कि उस बॉडी का मास एम है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमने क्या देखा, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो वी उसकी फाइनल वेलोसिटी। हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, तो मीन्स हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया। अब वेलोसिटी में चेंज कितना आया उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा फिजिकल टू के एम ए। और यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है एफ इजिकल टू एम ए। और एफ इजिकल टू एम ए न्यूटन के सेकंड लॉ का ही एक केस है। अब सवाल ये है कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ का एक केस जो है, क्या ये हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब एफ इजिकल टू एम ए हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो अब ये सवाल ये है कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? तो जहाँ पे हमारे पास मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि हमने एम को बाहर निकाल दिया, दैट मीन्स मास कांस्टेंट रह रहा है। अब एफ इजिकल टू एम ए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे मास कांस्टेंट रहता है। अब सवाल है कि मास कांस्टेंट कहाँ पे रहता है, तो हम इसी को डिस्कस करते हैं। एफ इजिकल टू एम ए व्हेन मास कांस्टेंट। हम एक बॉल ले रहे हैं, हम क्रिकेट का बॉल ले रहे हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं। अब क्रिकेट का बॉल जो आपने लिया, उसको जब आपने थ्रो किया तो आपने इस पे क्या किया? फोर्स लगाई। अब इस पे जब फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मींस वेलोसिटी चेंज हुई। अब इस बॉल में जब आपने फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। क्या इस बॉल का मास चेंज होगा? तो इस बॉल का मास चेंज नहीं होने वाला। इस बॉल का मास जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, सिर्फ इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम में चेंज आया। ये ज़रूरी नहीं कि मास में चेंज आए, बट वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम में चेंज आया। लेकिन मास क्या रहा? मास कांस्टेंट रहा। तो अब मास कांस्टेंट रहा तो वहाँ पे हम जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं वो है एफ इजिकल टू एम। अब रहा सवाल कि जहाँ मास कांस्टेंट नहीं रहता वहाँ पे हम क्या यूज़ करें। तो हमारे पास एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूटन के सेकंड लॉ का, एफ इजिकल टू डेल पी बाई डेल टी। डेल पी बाई डेल टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है पी इजिकल टू एम वी। हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या है? पी इजिकल टू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि सिर्फ वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा? नहीं, ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं कहता कि सिर्फ वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा। अगर उस बॉडी का मास भी चेंज हुआ तो मोमेंटम में चेंज आया, या दोनों चेंज हुए तो भी मोमेंटम में चेंज आएगा। तो क्या जहाँ मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा तो वहाँ पे किसका यूज़ करें हम? वहाँ पे हम एफ इजिकल टू डेल पी बाई डेल टी का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल हम लें, हमने यहाँ पे एक रॉकेट लिया, जो रॉकेट ऊपर जा रहा है। अब ये रॉकेट जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे गैसेस एग्जॉस्ट कर रहा है। अब गैस एग्जॉस्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्यूल कंज्यूम हो रहा है।
अब जब इसका फ्यूल कंज्यूम हो रहा है तो क्या इस रॉकेट का मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा? तो जाहिर सी बात है इसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो क्या यहाँ पे हम F इजिकल टू एम ए का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हम F इजिकल टू एम ए का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास चेंज हो रहा है। अब जहाँ पे मास चेंज हो रहा है वहाँ पे हम F इजिकल टू डेल पी बाई डेल टी का यूज़ करते हैं। अब मास के चेंज होने से एक्सेलरेशन में चेंज कैसे आता है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ें। यहाँ हमने क्या देखा कि हमारे पास पीछे जो इक्वेशन थी वो थी F इजिकल टू एम इंटू ए। अब F इजिकल टू एम इंटू ए, इसी को हम लिख सकते हैं A इजिकल टू एफ अपान एम, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A इजिकल टू एफ अपान एम क्या कहता है? ये एक्सप्रेशन हमें क्या कहता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस कैसे होगा, कि डिपेंड करता है कि उस पर फोर्स कितनी लगने वाली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है। अब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी किसकी बात हो रही है? यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। अब अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और जितना फोर्स कम यूज़ करोगे, कम लगाओगे, उतना एक्सेलरेशन भी कम होगा। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, उस बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस एक क्वांटिटी बढ़ाओगे दूसरी कम होगी, एक क्वांटिटी कम करोगे दूसरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल, अगर हम एक बॉडी के मास को डबल कर रहे हैं, इट्स एक्सेलरेशन विल बी हाल्व्ड, उसका एक्सेलरेशन हाफ होगा। एंड इफ द मास इज हाल्व्ड, अगर मास जो है वो हाफ हुआ तो क्या होगा? देन एक्सेलरेशन विल बी डबल, एक्सेलरेशन डबल होगा, लेकिन एक शर्त पे, प्रोवाइडेड द फोर्स रिमेन्स द सेम। कब? जब उन दो बॉडीज पे फोर्स जो है वो सेम लगे, सेम फोर्स लगे। अब एक एग्जांपल लो, हम क्या करें, हम एक छोटा सा पत्थर लेते हैं और एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं। तो क्या होगा कि जब हम इस छोटे से पत्थर पे, मान लो इस पे हम 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, अब 10 न्यूटन की फोर्स इस पे जब लगाओगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे बनिस्बत कब? इस पत्थर के, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर लो, उसको फेंको, काफ़ी दूर फेंक पाओगे, काफ़ी तेज़ी से फेंक पाओगे, मीन्स एक्सेलरेशन काफ़ी प्रोड्यूस किया। लेकिन उसके मुकाबले में जब आपने बड़ा पत्थर लिया तो उतना एक्सेलरेशन आपने प्रोड्यूस नहीं किया, आप उसको ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाओगे। तो हुआ क्या कि जहाँ आपने मास को बढ़ाया तो एक्सेलरेशन कम हुआ, जहाँ आपने मास कम किया, आपने छोटा पत्थर लिया, दैट मीन मास कम किया, तो आपने क्या किया? आपने एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस किया। तो क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास कि प्रॉब्लम है हमारे पास एक, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। एक बॉल जो है जिसका मास 6 kg है, उसमें हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि जिससे उसका एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हो, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? तो कैसे निकालें हम? सिंपल सी बात है, हम जानते हैं फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स कितनी ज़रूरत है, उसमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि उसमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। अब गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है मास, गिवन दिया है एक्सेलरेशन, गिवन दिया है। तो क्या करें? पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ एम एन एंड इन द अबो इक्वेशन। अब किस इक्वेशन में? एफ इज इक्वल टू एम ए में हम ये इक्वेशन पुट करें तो एफ इज इक्वल टू मास कितना था? 6, एक्सेलरेशन कितना था? 4, तो 6 इंटू 4 24 न्यूटन। दस द फोर्स नीडेड इज ऑफ 24 न्यूटन। मीन्स उस बॉल में जिसका मास 6 kg था उसमें हमें 24 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ।